वेनेजुएला में अमेरिकन मिलिट्री कार्रवाई के बाद एक चीज तो बिल्कुल तय होती जा रही है। इफ यू हैव ऑयल, वी विल गिव यू सम डेमोक्रेसी। मतलब अगर कोई छोटा देश, कोई ऐसा देश जो अशक्त है, मिलिटरीली अशक्त है, और उसके पास तेल या ऐसी कोई भी नेचुरल धरोहर है, तो बड़े देश, अमेरिका जैसे बड़े देश उसके ऊपर दबाव बनाएंगे, हावी हो जाएंगे और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं, जिसका बेसिस वही नेचुरल एनर्जी या नेचुरल रिसोर्स होगा। अब उसका बहाना चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो सद्दाम के केस में हुआ वो हो, या डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने की मुहिम हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाहर से वो किताब कुछ भी दिखे, उस किताब के पन्नों के बीच में आपको कोई ना कोई नेचुरल रिसोर्स ही दिखेगा जो ज्यादातर ऑयल होता है। और यही कारण है कि अगर कोई भी देश बड़े देशों के, बड़ी मिलिट्रीज के इन्फ्लुएंस से बचना चाहता है, उनके दबाव को रेजिस्ट करना चाहता है, तो उसे सामरिक यानी मिलिट्री रूप से सशक्त होना जरूरी है। और जरूरी है कि उसके पास एक डेटरेंस हो, और वो डेटरेंस विज्ञान ही उसको देता है। और सबसे अच्छा डेटरेंस जो पूरी दुनिया में सब जानते हैं वो है न्यूक्लियर वेपन्स। और इसी कारण से भारत शुरुआती दौर से ही, सन 50 के दशक से ही न्यूक्लियर सिविलियन प्रोग्राम और मिलिट्री ग्रेड न्यूक्लियर प्रोग्राम, इन दोनों को परस्यू करता रहा, इसी बात को समझते हुए। और इस बात में हमें गर्व है, फख्र है, और हमें गौरव महसूस होता है कि भारत दुनिया की परमाणु शक्तियों में से सबसे अव्वल दर्जों में गिना जाता है। लेकिन इस पूरे मुहिम में बहुत सारे पड़ाव थे, बहुत सारे हीरोज थे, बहुत सारी कठिनाइयां, रुकावटें और चुनौतियां थी। और उन चुनौतियों के ऊपर काम करके उन चुनौतियों को हल करने वाले भारत के बुद्धिमान दिमाग थे। वो कौन लोग थे जो इस पूरी जर्नी में, सन 50 की जर्नी से लेकर के आज तक, भारत को परमाणु शक्ति बनाने में इतनी बड़ी भूमिका अदा कर गए, और जिसकी वजह से हमें इस बात का कोई डर नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली इकोनॉमीज और मिलिट्रीज भी हमें बिल्कुल भी डरा नहीं सकती। इस पूरी कड़ी में सबसे पहले नाम आता है होमी भाभा का। होमी जहांगीर भाभा भारत के सबसे अच्छे वैज्ञानिकों में से एक के रूप में गिने जा सकते हैं। उन्हें भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर भी कहा जाता है, क्योंकि सन 50 के दशक में एक वैज्ञानिक सोच लेकर के, एक ऐसे देश में जिसमें भुखमरी थी, विघटन का खतरा था, जिसमें हर प्रकार का अलगाववाद था, उस देश में परमाणु ऊर्जा को केंद्र बनाने का सोच रखना भी एक बहुत बड़ी विजन थी। और इसी कारण से होमी भाभा वॉज परहैप्स द फर्स्ट मैन जिसने न्यूक्लियर पावर को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। और उन्होंने की इंस्टीट्यूशंस बनाए, जिनमें से बार्क है, जिसको पहले टीआईएफआर बोलते थे, अब बार्क बोलते हैं, जो भारत के न्यूक्लियर रिसर्च का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। ये न्यूक्लियर फिजिस्ट थे होमी भाभा, और फाउंडिंग चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के भी, जो शुरू में तो स्पेस मिशन के साथ चला और बाद में एक अलग डिपार्टमेंट बना। इस कड़ी में दूसरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का आता है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और एक ऐसे देश में जिसमें रिसोर्स क्राइसिस था, जो युद्ध से जस्ट निकल के आया था, ब्रिटिश राज से निकला, फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ। और इन दोनों के बीच में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरी पूरी बैकिंग दी एटॉमिक एनर्जी कमीशन, और स्पेस को भी इन दोनों को साथ जोड़ के लेके चले गए उस शुरू शुरू में, और एम्पावर किया होमी भाभा को ये पूरी जो इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन है उसको शुरू करने के लिए। नेहरू वॉज नॉट दैट इंक्लाइंड फॉर न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, लेकिन टोटल डिनायल भी नहीं था न्यूक्लियर यूज को लेकर के। हालांकि फोकस शुरू में भारत का सिविलियन ही था। इस कड़ी में तीसरा नाम आता है भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का, जिन्होंने 1974 में पोखरान 1, यानी जिसको स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट बोलते हैं, जिसमें भारत ने पहली बार अपनी अपनी परमाणु समग्रता दिखाई, अपनी परमाणु समझ दिखाई, और एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटेशन किया न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का पोखरान में, और सिग्नल किया कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत के पास वो सारी क्षमता है कि हम इससे हथियार भी बना सकें और बम भी बना सकें। एक्सप्लोजन में तो हम केपेबल थे। एक और ऐसा नाम है जिसके बारे में शायद उतनी चर्चा नहीं होती, और वो है होमी सेठना। होमी सेठना एक तरह से शिष्य थे होमी भाभा के, उनकी फाइंड थे, उनके प्रोटेजी थे। और होमी सेठना एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक साइंटिफिक लीडर भी थे। और भारत में जब होमी भाभा एकदम से देहांत हो गया उनका एक एयर क्रैश में, तो उस पूरे मिशन की बागडोर होमी सेठना ने ली। एक तरह के कनेक्टिंग ब्रिज थे, जिनके बारे में हम उतना बात नहीं करते हैं जितनी वो डिजर्व करते हैं। तो होमी सेठना ही थे जो होमी भाभा की विजन को मिशन में आगे लेकर के गए,
और इंदिरा गांधी के काल तक उसको लेकर के आए। इस कड़ी में अगला नाम आता है होमी सेठना की नेक्स्ट जनरेशन का, यानी राजा रमन्ना का। राजा रमन्ना एक न्यूक्लियर फिजिस्ट थे, डायरेक्टर थे बार्क के और बाद में चेयरमैन बने एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। 1974 के पोखरान टेस्ट में वो लीडर थे, वो साइंटिफिक लीडर थे जिन्होंने ये पूरा टेस्ट किया और इन्होंने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वेपन ग्रेड तक ले जाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। बार्क में काम करते हुए उन्होंने बहुत सारे वेपन ग्रेड यूरेनियम और प्लूटोनियम पे काम किया और उन्होंने प्लूटोनियम को वेपन ग्रेड बनाने का विजन रखा, मिशन बनाया और उसके रिएक्टर कैपेबिलिटीज को एनहांस करने में काम किया। यहाँ हमें याद रखना है कि भारत के पास दोनों प्रकार के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, यूरेनियम भी है और प्लूटोनियम भी है। तो प्लूटोनियम का श्रेय काफी हद तक राजा रमन्ना, एक्सक्लूसिवली वी कैन गिव इट टू राजा रमन्ना। इसके बाद आते हैं 90s के दशक के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव को हम वैसे तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए जानते हैं, मनमोहन सिंह को उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर पहली बार बनाया था। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव एक शांत स्वभाव के, कम बोलने वाले और शांति से मिशन करने वाले प्रधानमंत्री थे। और इस पूरे फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन में हम ये भूल जाते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव ने भारत के न्यूक्लियर टेस्ट में भी एक अहम भूमिका निभाई। यानी जो सेकेंड सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान में हुए, पोखरान 2 जिसको बोलते हैं, उसमें नरसिम्हा राव ने ही वो चीज शुरू करी थी और वही थे जिन्होंने डॉक्टर कलाम के थ्रू ये पूरा जो मिशन था इसको डिजाइन करके एग्जीक्यूट करने की स्टेज तक ले जाने में एक अहम भूमिका निभाई। और उसके बाद वो चुनाव हार गए, टेस्ट तो नहीं कर पाए, शायद पॉलिटिकल विल भी उस समय उतनी नहीं थी उनकी। तो उनके हाथ से ये मिशन फिर चला गया अगले प्रधानमंत्री के हाथ में, जो इस कड़ी में अगला नाम है और वो है अटल बिहारी वाजपेयी। आप सभी जानते हैं कि भारत ने पोखरान 2 यानी जो एक्चुअल वेपन टेस्ट किया मई 1998 में, वो लीडरशिप थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और मल्टीपल अंडरग्राउंड टेस्ट किए गए, थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट करी गई और यूरेनियम और प्लूटोनियम के फिशन बॉम्ब बनाए गए, यानी पूरा का पूरा आर्सेनल अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर बन गया। साथ ही साथ इसका जो डिलीवरी सिस्टम था यानी अग्नि मिसाइल, उस डिलीवरी सिस्टम पे भी काफी अपग्रेड्स किए गए। यानी भारत एक संपूर्ण रूप से न्यूक्लियर केपेबल कंट्री बन गया और अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को स्थापित किया कि नो फर्स्ट यूज, बट अगर सेकेंड यूज करेंगे तो फिर नो कंट्रोल। तो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी वाज अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटिकल विल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी सैंक्शंस आएंगी, इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, मीडिया का भी प्रेशर आएगा, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अगर फेलियर हो गया तो जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आएगी। और ये सारा काम किया अटल जी ने। अटल जी ये काम तभी कर पाए जब उनके पास शायद दुनिया के सबसे अच्छे साइंटिफिक मैनेजर्स में से एक थे, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। एरोस्पेस इंजीनियर थे, मिसाइल डिजाइनर बने और फिर बाद में उन्होंने 90s के दशक में भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम लीड किया एज डीआरडीओ चीफ एंड साइंटिफिक एडवाइजर। इन्होंने पूरा कोऑर्डिनेशन किया। डॉक्टर कलाम ने एटॉमिक एनर्जी के साथ, डीआरडीओ के साथ, इंडियन आर्मी के साथ पोखरान के पूरे टेस्ट का जो सूत्रधार थे वो डॉक्टर कलाम थे और ये सब हम जानते हैं। लेकिन डॉक्टर कलाम के साथ भी कई ऐसे साइंटिस्ट थे जो जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका नाम भी मेंशन करना जरूरी है, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट है डॉक्टर अनिल काकोडकर। डॉक्टर अनिल काकोडकर इज अ हार्डकोर न्यूक्लियर इंजीनियर, डायरेक्टर ऑफ बार्क थे उस समय और ये भी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बाद में चेयरमैन बने। और बार्क डायरेक्टर होने के नाते पोखरान 2 में इनकी भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इन्होंने रिएक्टर पे काम किया, वेपन रिलेटेड वर्क पे काम किया, फ्यूल पे काम किया और जितने भी पैरामीटर्स को टेस्ट करना था उस पे भी यही वो टीम लीड कर रहे थे। सो ये वो नाम हैं और इसमें से कई नाम और भी हैं जिनको हम यहाँ मेंशन नहीं कर पाए होंगे, लेकिन द इक्वली इंपॉर्टेंट ये कुछ नाम हैं जो भारत की पूरी जर्नी फ्रॉम शून्य टू शिखर एंड इन परमाणु एम्पावरमेंट, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इन्हीं लोगों के कारण भारत के खिलाफ उंगली उठाने या भारत को धमकाने की हिम्मत किसी देश की नहीं हो सकती।